सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आइए, तो सबसे पहले मैं अपनी मनसा क्लियर कर दूं, जिससे आपके लिए कहीं ना कहीं इस बैच में कंटिन्यू रहना कितना फ्रूटफुल साबित होगा, ये आप समझ सको। तो देखिए, जैसा कि अभी आप लोग के पास भी न्यूज पहुंच चुके होंगे कि रेलवे एएलपी में वैकेंसी 3 गुनी बढ़ा दी गई है। यानी बहुत सारे बच्चे जो होपलेस हो चुके थे, अब वो बच्चे होप जाग गई है उनमें। तो ये अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए भी और हम शिक्षकों के लिए भी। जैसा कि हमने कहा था कि जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तो अब जैसा कि रेलवे अपनी प्रतिक्रिया इलेक्शन के बाद दिखा रही है, तो कहीं न कहीं हमारा मानना है कि 1.5 से 2 महीने लगते-लगते आपके एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम बनने के चांसेस हैं। तो यदि अभी से हम लोग ओवरऑल अच्छे से तैयारी करें, तो हमारे सेक्टर में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग है। इस 25 क्वेश्चन में हम लोग इत्मीनान से 25 का 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, सर जी ये होगा कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये होगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मनसा जान लो कि हमने करी क्या है। हमने कुछ पेपर से, यानी कि जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है एलपी में प्रीवियस पूछे गए, मैं 2015 से लेकर और 2020 तक में जो भी लोको पायलट के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें से मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का चयन करूंगा और कुछ क्वेश्चंस अपना गेस क्वेश्चंस रखूंगा। जैसे कि पिछले बार के एग्जामिनेशन में मेरे द्वारा गेस किए गए कई क्वेश्चंस लगातार पूछे गए, हूबहू पूछे गए। तो इस बार भी हमारी कोशिश पूरी तरह से यही होगी पूरे टीम के साथ कि वहाँ क्वेश्चंस अच्छे से लड़वा ली जाए। तो मनसा यही होगी, इसीलिए मैंने गेस क्वेश्चंस को भी साथ में अटैच किया है। तो धीरे धीरे समझना क्या है कि हम लोग चीजों को सीखते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे और हम लोग इसमें अपनी रफ्तार को कायम करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे बैच की मनसा, रोज मैं आपके साथ जो 1 घंटा बिताऊंगा मेरे भाई मेरे बहनों, इसके लिए एक ही तरीका है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को करूं, तो धीरे धीरे लेवल चढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए इत्मीनान रखना, मैं अचानक से लेवल अपग्रेड नहीं करूंगा। धीरे धीरे पहले मैं आपकी आदत बनाऊंगा और उस आदत को मैं धीरे धीरे अप करते करते टफ लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचूंगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मनसा समझ गए कि हम लोग एक्चुअल में करने वाले क्या हैं इस बैच में। तो चलिए, आज से हम लोग ऑन करते हैं, अपनी ड्यूटी में ऑन करता हूं और ये सिलसिला एग्जाम तक कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये पहला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ये आपके एलपी में 9/8/2018 को पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ लो कि लॉजिकल रीजनिंग और रेलवे में पूछे जाने वाले लॉजिकल रीजनिंग, आसमान जमीन का अंतर होता है। अब बोलोगे सर क्यों कह रहे हैं कि रेलवे में पूछे जाने वाले लॉजिकल रीजनिंग और अदर जगह पे पूछे जाने वाले लॉजिकल रीजनिंग में आसमान जमीन का अंतर होता है? बीएसएससी के लिए भी बाबू, उसका भी एग्जाम करीब आने दीजिए, उसको भी मैं लेकर आऊंगा पंकज, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, 3250 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्टिव क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, पहले लोको पायलट का दिखला लेता हूं आप लोगों को, फिर एनटीपीसी से जो अच्छे क्वेश्चन निकले हैं, ग्रुप डी से, जेई से जो अच्छे क्वेश्चन निकले हैं। हमारी मनसा प्यारे बच्चों यही होगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ही मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि पिछली बार आपने एलपी अगर दिया होगा, या आपके जो मित्र बंधु या बड़े भैया लोग एलपी दिए होंगे, आप उनसे पता करोगे कि एएलपी में सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना कहाँ करना पड़ा, तो वो आपको बताएंगे सिटिंग अरेंजमेंट में मुसीबत का सामना करना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस पजल के थे, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही भारी पड़ा। तो वही मैं अभी लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा था कि रेलवे में पूछे जाने वाले लॉजिकल रीजनिंग और अदर जगह पे पूछे जाने वाले लॉजिकल रीजनिंग में मेरे भाई आसमान जमीन का अंतर होता है। तो हम लोग सेंस पे काम करेंगे, ना कि जो यह कह रहा है उस पे काम करेंगे। क्योंकि रेलवे में अक्सर देखा गया है कि होना चाहिए था कंक्लूजन का क्वेश्चन, लेकिन उसने लिख दिया अजम्पशन। होना चाहिए था कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन, लेकिन उसने लिख दिया है आर्ग्यूमेंट। तो यहां हम अपनी मनसा बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं कि रेलवे वाले बच्चे जब लॉजिकल रीजनिंग बनाए तो इसको फील करके बनाए, क्योंकि गलतियां आपसे यही होती है कि आप अजम्पशन समझ लेते हो जबकि वो स्टेटमेंट होता है कंक्लूजन का। जैसे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। आपको इसका पीडीएफ जो है वो 1 घंटा पहले अपलोड हो जाता है
ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, किसी दिन 25 क्वेश्चन होंगे, और किसी दिन बहुत टफ क्वेश्चन अगर डालूंगा ना, जिस दिन पजल वगैरह डालूंगा बाबू, उस दिन 15 से 18 क्वेश्चन ही रखूंगा, ताकि डिस्कशन में हेल्दी करा सकूं। सारा मैटर यही होता है। ठीक है, खुश रहिए अंशुमन जी, खुश रहिए बाबू। चलिए तो आ जाए, क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझोगे। देखिए, कहता है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। स्टेटमेंट क्या कहता है? अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। यानी इसने स्टेटमेंट में हमसे प्रश्न कर रहा है कि अध्यापक गण जो होते हैं, शिक्षक गण जो होते हैं, उनको कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अब बोला कि भैया स्टेटमेंट तो हमने आपको दे दिया कि जो भी शिक्षक गण है उनको कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अब आप अनुमान लगाओ कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए हम लोग सटीक अनुमान लगाते हैं। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाती है। यानी कि यदि शिक्षक गण कार्यशाला को ज्वाइन करते हैं और कार्यशाला में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो जो उनका नॉलेज है वो नॉलेज निखर करके आएगा, सटीक हो जाएगा, और वो नॉलेज सामयिक बनेगा। यानी कि उनको ये नॉलेज डिस्कस करने में बहुत आसानी होगी। तो अनुमान तो हमने बिल्कुल सही लगाया। दूसरा कहता है कार्यशाला समय बर्बाद करता है। तो ये एक निगेटिव धारणा है, और हमेशा मेरे भाई याद रखोगे कि लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न को जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ निगेटिव धारणा यानी नकारात्मक विचारधारा जब भी आपको देखने को मिले, तो आप उसको गलत साबित कर दो। क्योंकि पूरे के पूरे लॉजिकल रीजनिंग में चाहे अजम्पशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो या कंक्लूजन हो, मेरे भाई कभी भी निगेटिव विचारधारा यानी नकारात्मक विचारधारा कभी भी अप्लाई नहीं करना है। तो कह रहा है कार्यशाला समय बर्बाद करती है, यानी निगेटिव सोची जा रही है। तो 2 नंबर गलत हो गए। तो इसके लिए 1 नंबर अनुमान जो है वो परफेक्ट है, लेकिन 2 नंबर अनुमान गलत है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक कर रहा हूं। देखिए ध्यान से समझोगे क्या कहता है क्वेश्चन, पहले इसको फिल कीजिए। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, हम लोग बेहद आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो इशारा करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक वक्ता होता है जो स्टेटमेंट दे रहा होता है, और एक जिसकी ओर स्टेटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको मुजवानी बनाना सीखो, यानी कि बिना पेन टच किए ध्यान से देखोगे। एक लड़की के तस्वीर को देखकर, तो तस्वीर देखी जा रही है, और किसकी देखी जा रही है मेरे भाई? तो लड़की की तस्वीर देखी जा रही है। और इस लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, यानी आज इस प्रश्न का वक्ता सीसा है, सीसा बोल रही है। उसकी उसकी कहने का मतलब लड़की की, तो लड़की की मां पढ़ेंगे, ना कि उसकी मां पढ़ेंगे। उसकी कहने का मतलब लड़की की, तो लड़की की जगह हम क्या पढ़ेंगे? उसकी। तो उसकी मां मेरे, मेरे यानी सीसा के, तो सीसा के नाना जी की इकलौती बेटी है। तो बताइए, सीसा के नाना जी की इकलौती बेटी तो सीसा की मां होगी, क्योंकि नाना जी की इकलौती बेटी मां होती है। तो जो सीसा की मां है वही उस लड़की की भी मां है। इसका मतलब है वो फोटो वाली लड़की और सीसा या तो दोनों एक ही शख्स है, या तो दोनों आपस में बहनें हैं। ठीक है, अब आगे चलो, देखो क्या कहता है। और उसकी केवल एक बेटी और एक बेटा है, यानी कि नानी जी की इकलौती बेटी की केवल एक ही बेटी और एक ही बेटा है। इसका मतलब सीसा और तस्वीर की लड़की दोनों स्वयं है। तो हमारा आंसर जाएगा तस्वीर की लड़की खुद सीसा है। डायरेक्ट बना सकते हैं, बी नंबर। अरे बहुत बढ़िया, पवन कुमार का आंसर सी था, एसटी गुरुकुल जी का आंसर सी था, पंकज भी सी। बाबू कैसे पंकज सी जवाब दे दिया रे बच्चा। देखिए मनीषा तो डी जवाब दी थी। अरे बाबा इतना बड़ा ब्लंडर करोगे जी आप लोग। अब चलिए मैं डिजाइन से बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। कोई लड़की थी, क्या थी बाबू? कोई लड़की थी, और इस लड़की की तस्वीर को देखते हुए सीसा नामक लड़की ने कहा, सीसा नामक लड़की ने कहा उसकी, किसकी? उसकी। उसकी यानी इस लड़की की। उसकी माता, उसकी माता यानी लड़की की माता, मेरे, मेरे यानी सीसा के, तो मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, तो नाना जी के लिए पहले मम्मी चाहिए,
और मम्मी के पिताजी चाहिए, तो वो सीसा के नाना जी हो गए। और ये नाना जी की कैसी बेटी है? तो इकलौती बेटी है। कैसी बेटी है? तो इकलौती बेटी है। यानी लड़की की मम्मी सीसा के नाना की इकलौती बेटी है। इसका तात्पर्य है कि यह माता और यह दोनों व्यक्ति जो हैं, ये दोनों एक ही हैं, सेम है। अब देख लो प्रश्न क्या कह रहा है। और उनकी केवल एक बेटी और एक बेटा नहीं है। तो उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। और ये जो मोहतरमा है, ये जो महिला है, इनकी केवल एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो जब इसकी एक ही बेटी है, यानी ये दोनों भी क्या हो गए? तो ये दोनों भी बाबू सेम हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए? तो ये दोनों भी सेम हो गए। जब ये दोनों शख्स सेम हो गए, तो ये तस्वीर किसकी है? तो इसी सीसा की है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सर इसके लिए परफेक्ट आंसर है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया था आपका। कब? ये 9/8/2018 को लोको पायलट में पूछे गए थे। ठीक है। हाँ रे अंशुमन, वही तो हम बोले कि एक ही बेटी है, बेटा नहीं है। तो वो एक ही बेटी यही ना होगी, सीसा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चला गया बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। देखिए फिर से अनुमान का ही क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का। कहता है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। यानी उसने नीति में बात करी है कि नीति में भी सर्वोत्तम नीति क्या है? कि आप ऑनेस्ट हैं, आप क्या है? ईमानदार हैं। तो उसने कहा कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अब कहता है अनुमान लगाओ। तो ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। अब देखिए सर्वोत्तम नीति होना और नीति बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर से समझो, सर्वोत्तम नीति होना और नीति बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा अनुमान हम लगा ही नहीं सकते हैं। दूसरा, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो ईमानदारी तो सर्वोत्तम नीति है, लेकिन क्या हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए? अज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक नंबर भी गलत है और दो नंबर भी गलत है। तो इसका आंसर चला गया ना तो एक ना तो दो, यानी ऑप्शन नंबर एक। अब सवाल उठता है कि सर अगर ये कहा गया है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, तो इसका अनुमान क्या लगेगा? तो इसका अनुमान लगता कि नीति के लिए ईमानदारी का होना सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अगर हम यह कहते हैं कि उचित नीति होने के लिए ईमानदारी का होना सर्वोत्तम कारकों में से एक है, तो हम यहाँ कहते कि ये इसका अनुमान लग सकता है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया? ना तो एक अनुमान सही है और ना ही दो अनुमान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लोग फिगर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने अभी तक लेटर मैट्रिक्स देखा होगा, लेकिन 2018 में इस टाइप के क्वेश्चंस फिगर मैट्रिक्स को डाले गए। अब ये क्वेश्चंस की एक खासियत बताता हूं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 2018 से पहले नहीं पूछे गए थे। इसके पहले अदर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और 80 और 90 के दशक में मैट्रिक्स पूछी जाती थी, फिगर मैट्रिक्स रेलवे के एग्जामिनेशन में। लेकिन अचानक से फिर इस सेक्टर से इसको आउट कर दिया गया और 2018 में फिर से इसको सेक्टर में शामिल कर लिया गया। तो बहुत सारे बच्चों के लिए अचानक से जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो हम लोग कुछ दिनों से सिर्फ सीरीज ही बना रहे थे पिछले 10 सालों से। तो अब बच्चे परेशान होने लगे कि आखिर इसके साथ करना क्या है। तो फिगर मैट्रिक्स बेहद ही आसान चीज होते हैं और ये क्वेश्चन हूबहू अरिहंत के बुक से ली गई है। यानी पिछला लोको पायलट का जो भी एग्जाम हुआ और रेलवे में जो भी एग्जाम हुए, उसमें अधिकांश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 20% भागीदारी जो थी वो मास्टर इन रीजनिंग अरिहंत की एक बुक है। उस बुक में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और वही इसमें भी ये प्रश्न आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मैट्रिक्स में क्या है। अगर आप देखोगे तो इस सर्किल में 4 लाइन सेगमेंट है। ठीक है। इसी तरह यहां कितने? तो 3 है। लेकिन यहां कितने? 2 है। तो देख लो यहां फिर से 3 लाइन सेगमेंट मिल गए, 2 लाइन सेगमेंट मिल गए
और यहाँ बाबू आपको 4 लाइन सेगमेंट मिल गए। यानी इसकी नीति यह है कि एक 2 लाइन सेगमेंट वाला सर्किल चाहिए, एक 3 लाइन सेगमेंट वाला चाहिए और एक 4 लाइन सेगमेंट। तो देखिए 2 3 4, 2 3 4, तो यहाँ 2 है 4 है, यानी अब 3 चाहिए, 2 है 4 है, अब 3 चाहिए। इसमें 4 लाइन सेगमेंट दे रखा है, कैंसिल। इसमें 2 लाइन सेगमेंट दे रखा है, कैंसिल। इसमें 4 लाइन सेगमेंट दे रखा है, कैंसिल। लेकिन इस वाले में 3 लाइन सेगमेंट ही है, तो ए ऑप्शन जाएगा, और एक इसमें दे रखा है तो सी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट वाला आंसर होना है। ध्यान से समझोगे। देखिए आगे चले, क्या हुआ सर, रीजनिंग आपसे पढ़े हैं, प्रैक्टिस का बैच कौन सा है बताइए। बाबू देखिए अभी प्रैक्टिस के लिए एक तो हम यूट्यूब पे आ गए ना आपके सामने, और एक हमारी प्रैक्टिस की बैच जो है वो शाम में 5 से 6 चलती है। ये किसान कोल्ड स्टोर में, जिसे आप खान कैंपस के नाम से जानते हो, उस कैंपस में आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है 25 क्वेश्चंस पर डे, 5 to 6 PM। ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे चलती है। और वही सेम बैच आपकी ऑनलाइन में भी चलती है, वही 5 से 6। तो आप वहां से भी अच्छा रिवीजन कर सकते हो। यहाँ का क्वेश्चन अलग होगा और वहां टेस्ट का क्वेश्चन अलग होगा। यानी आप रोज टेस्ट भी लगाते हो और रोज आप मेरे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े रहते हो, तो 25 और 20 45 क्वेश्चन पर डे आप रीजनिंग की अच्छी अच्छी देखते हो। और इतना क्वेश्चन मेरे भाई मेरे बंधु अगर 2 महीने तक कर लिए ना, तो रीजनिंग में एकदम गारंटी दे रहा हूं कि आपको लौट कर नहीं आना पड़ेगा। 25 में 25 रीजनिंग आपकी होगी, वो भी एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मुख करते हैं। क्या कहता है ध्यान से समझोगे। हाँ, तो हम लोग साइलॉक्स की बात कर रहे थे। देखिए साइलॉक्स जो है ना बाबू, इसको बनाने के कई तरीके हैं। जैसे कुछ लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं, कुछ लोग 150 से बनाते हैं, कुछ लोग इसको 1 2 से, जैसे मैं 1 2 से सिखाता हूं, कुछ लोग इसको AEIOU मेथड से बनाते हैं। लेकिन इन सब से भी अलग हटके एक थिंकोलॉजी मेथड है। ठीक है, ये बड़ा ही गजब का मेथड है। और पता है ये थिंकोलॉजी मेथड हमने कहाँ सीखा, तो ये मैंने अपने, एक मेरा भाई है, कजन है, ठीक है, वो 7th क्लास में ही पढ़ता है। अचानक से एक बार घर पे आया, मैं बैठ करके सेलॉक्स का क्वेश्चन डिजाइन कर रहा था। पहले उसने मेरे से सेलॉक्स सीखा, और अचानक से 1 1.5 साल के बाद जब उससे मुलाकात हुई, तो उसने मुझसे कहा भैया जो आपने साइलॉक्स सिखाया था ना, उसको हम गजब तरीका से करने लगे। हम बोले भैया अपना गजब तरीका दिखा। तो उसने थिंकोलॉजी को जनरेट कर लिया। तो सोचिए मैंने उससे रिसीव कर लिया इसको। ठीक है, तो मैं वो आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझोगे, बहुत ही आसानी से होता है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जितने भी फल हैं, उसमें से कुछ फल किसके पास है, तो सब्जी के पास। ठीक है, अब कुछ सब्जी किसके पास नहीं है, तो खाद्य के पास नहीं है। ठीक है, अब कहता है कुछ फल खाद्य नहीं है, तो जो हिस्सा फल का सब्जी है, अगर वही फल वाला सब्जी खाद्य नहीं होता, तब हम कह सकते थे कि कुछ फल खाद्य नहीं होता, लेकिन अभी नहीं कह सकते। अब दूसरा कहता है कुछ सब्जी फल है, तो देखिए जब कुछ फल सब्जी है तो कुछ सब्जी भी फल होगा, यानी 2 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। यानी ना तो वेन डायग्राम लगाने की जरूरत, ना तो 1 2 लगाने की जरूरत, बस आप थिंक करो और आपसे साइलॉक्स बनेगा। लेकिन लंबे समय में आपकी प्रैक्टिस चलेगी, तब आप इसको सीख सकोगे। अब ध्यान से देखिए वेन डायग्राम वाले लोग, कहता है कि सर हमारे पास जितने भी फल है ना, इसका कुछ हिस्सा सर क्या है, तो सब्जी है। क्या है, तो सब्जी है। और कुछ सब्जी खाद नहीं है, यानी कि बाबू सब्जी का कुछ हिस्सा, सब्जी का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, तो खाद नहीं है। सब्जी का कुछ हिस्सा खाद नहीं है, ये भी आपके पूछे गए प्रश्न है। अब ध्यान से देखोगे, कहता है कुछ फल खाद नहीं है, तो नहीं है का कॉन्सेप्ट तब काम में आएगा जब दुश्मनी होगी। क्या फल की दुश्मनी खाद से दिख रही है, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रही है। सब्जी के कुछ हिस्से की दुश्मनी खाद से दिख रही है, फल का कोई भी हिस्सा खाद के साथ दुश्मनी निभाता नहीं दिख रहा है, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है कुछ सब्जियां फल है, तो देख लो भाई जितना भी सब्जी है
उसके कुछ हिस्से पे फल है, यानी 2 नंबर हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन 1 गलत है, लेकिन ऑप्शन 2 सही है, और ऑप्शन 2 बी में दिख रहा है। अब एक छोटा सा चीज आपके माइंड में डाल रहा हूं, धीरे धीरे करके 1 2 पे आपको कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो, कितने स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट, और इस 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने को कहा जाए। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो इससे निकलने वाला कंक्लूजन पॉजिटिव होता है। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, तो इससे निकलने वाला कंक्लूजन निगेटिव होगा। याद रखोगे इस बात को। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर निगेटिव कंक्लूजन देगा, निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलने पर निगेटिव कंक्लूजन देगा, और निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट अगर मिल गया तो नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं आएंगे। ठीक है? अब इसको याद रखने के लिए कि कैसे एक बार में याद रख ले, तो चलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से इसको याद करवा देता हूं। देखिए, लड़का है पॉजिटिव नेचर का, ठीक है, और लड़की भी है पॉजिटिव नेचर की। अब पॉजिटिव नेचर का लड़का और पॉजिटिव नेचर की लड़की ने आपस में विवाह कर लिया, तो घर का जो माहौल बन जाएगा ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है? अब देखो, लड़का है पॉजिटिव नेचर का, लेकिन जब वो शादी किया तो लड़की उसको झांसी की रानी मिल गई। ठीक है? यानी निगेटिव नेचर वाली मिल गई, मार धाड़ करने वाली मिल गई। तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यानी पॉजिटिव लड़के को अगर निगेटिव लड़की मिल गई तो घर का माहौल भी बाबू निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है कि लड़का एकदम गौ की तरह सीधा है, बैल की तरह, लेकिन लड़की झांसी की रानी की तरह उसको मिल जाए तो जिंदगी खराब कर देती है। अब इसी तरह से लड़का ही निगेटिव है, हिटलर की तरह, और लड़की बहुत सीधी सादी गौ माता की तरह है, तो लड़की का जिंदगी ये खराब कर देगा, यानी घर का माहौल निगेटिव कर देगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर निगेटिव। अब लड़का मिल जाए हिटलर और लड़की मिल जाए झांसी की रानी, रोज लड़ाई होगा, रोज लड़ाई होगा। उसके बाद ये लोग कहेंगे तलाक तलाक तलाक, योगी जी उठ खड़ा होंगे, अब 3 तलाक ना चलेगा। ठीक है? यानी कि 2 निगेटिव मिलकर के हमेशा नो कंक्लूजन आएगा। 2 निगेटिव मिलकर के क्या आएगा? तो नो कंक्लूजन। अब देखो, अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर निगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर निगेटिव कंक्लूजन, और निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर नो कंक्लूजन हो जाते हैं, तो अब आपके लिए गेम आसान होगा। देखिए, कुछ फल सब्जी हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ सब्जियां खाद नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है? अब देखो, फल की शादी किससे करनी है? खाद से। तो पॉजिटिव निगेटिव 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 तो बन गया, लेकिन यहां पे देख लो, सब्जी के पास 1 और सब्जी के पास 1, एक एक में अगुआ तैयार नहीं होता है, इसीलिए गलत हो गया। तो आज मैंने आपको ये सिखाया है, कल मैं अगुआ का नेचर आपको सिखा दूंगा अगले दिन कि कब कब अगुआ तैयार होता है और कब कब अगुआ तैयार नहीं होता है। और धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आपके वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट से चेंज करवा लूंगा। 15 से 20 क्लासेस लगेंगे, धीरे धीरे करके चेंज करवा लूंगा। उसके बाद आप इसको मुजवानी लगाने लगोगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखोगे। ठीक है? पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे मैं इसको बिल्कुल पक्का करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये भी आपके 9/8/2018 को पूछे गए हैं। देख लो, कंक्लूजन का प्रश्न है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, यानी जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब कहता है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए मेरे पास 10x10 के कमरे हैं और हम लोग इसमें 2 लोग रहते हैं, कंफर्टेबल जोन। 3 लोग आ गए फिर भी रह लेंगे। 10x10 के कमरे में 4 लोग आ गए, चलो फिर भी रह लिया। लेकिन किसी दिन 10x10 के कमरे में 10 लोग आ गए, अब तो उस कमरे में रहना मुश्किल होगा। तो यही स्थिति कहाँ की हो रही है? तो महानगर की हो रही है। क्योंकि महानगर में तो भैया जो भी घर बना हुआ है, लेकिन उसकी जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ी तो जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां रहने लायक स्थान की कमी होने लगी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आने लगी। तो देखिए, यही है रेलवे का लॉजिकल रीजनिंग। अब स्टेटमेंट में समस्या दिख रहा है,
तो हमको यहाँ कार्यवाही करवाना चाहिए था, जबकि ये निष्कर्ष निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको निष्कर्ष बोलने देंगे, हम लोग कार्यवाही की तरह ही देखेंगे कि हमको स्टेटमेंट में समस्या दिख रहा है सर कि महानगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रहने लायक स्थान का कमी भी हो गया है और साथ साथ जीवन स्तर में गिरावट भी आ गया है, यानी ये समस्या है सर। और जब ये समस्या है ना बच्चा, तो हम इसका समाधान करेंगे। लेकिन उसने कहा है कि निष्कर्ष निकालो, तो उसको कहने देंगे निष्कर्ष, लेकिन हम लोग एक्चुअल में इसमें समाधान ही निकालेंगे। तो देखिए क्या कहता है, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब शहर में भीड़ बढ़ गई है, रहने लायक जगह की कमी हो गई है, तो शहर को और एक्सपैंड कीजिए, उसको पुनर्विकास करने की योजना बनाइए। तो बिल्कुल हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी हम निष्कर्ष की तरह नहीं सोच रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिखा स्टेटमेंट में, तो हम कोर्स ऑफ एक्शन की तरह सोच रहे हैं, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन की तरह सोचकर हम निष्कर्ष सही कर रहे हैं। यही है रेलवे का लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब यही बैंक में होता ना, तो यहां साफ स्पष्ट भाषा में लिखता कि ये कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न है। अगर एसएससी में होता ना, तो इसी प्रश्न में साफ साफ लिखता कि कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न है, लेकिन रेलवे में लिख दिया कि निष्कर्ष का प्रश्न है। अब बच्चा इसको निष्कर्ष समझ के बनाता है, गलती कर देता है, तो यहां थोड़ी सी सावधानी बरतना मेरे भाई, फिर आपके लिए गेम आसान होगा। अच्छा, दूसरा देखो, सरकार को अवैध इमारतों को, यानी वैसे इमारत जो अवैध रूप से खड़ा है, यानी जो जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसको गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। अच्छा, अवैध इमारत को अगर गिराकर हम लोगों के लिए छोटा मकान बनाएंगे, तो क्या ये समस्या समाप्त होगी? क्योंकि यहाँ समस्या क्या है कि लोगों के पास स्थान की कमी हो गई है और महानगरों में काफी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, तो उस बिल्डिंग को गिराकर हम छोटा मकान बना देंगे, तो हम इस समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते, यानी दूसरा गलत हो गया। तो आंसर ए देख लो किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस इस माया जाल को मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, इस माया जाल को आप भेदना सीख लिए ना, कि स्टेटमेंट को देखकर हम अपने अनुसार इस पे काम करेंगे। अब वो अजम्पशन कह रहा है कि वो कंक्लूजन कह रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट कह रहा है, हम उस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो पढ़ा है सर से, हमने जो सीखा है, हमारा वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो आप कभी भी फंसोगे नहीं, आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। गलती होने के चांसेस जो है वो 0.1% ही बनेगी, वो भी तब जब आपकी माइंड फ्रस्ट्रेट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। सीरीज है, मैं चाहूंगा आप बनाकर दिखाओ जल्दी से। दिनेश, पवन, राजकुमार, मनीषा, अमित, अतुल, अमर, नितिन, चलिए जल्दी से इसको बनाकर दिखाइए। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चा, एकदम 5 सेकंड से 10 सेकंड बनाने वाला क्वेश्चन है। सी आ गया। देखिए नितिन ने सबसे पहले आंसर दिया कि सर इसके लिए आप सी लगाओ, यानी डब्ल्यू और एक्स लगाओ। बाकी लोग की भी यही राय है क्या कि सी होगा? स्टडी अड्डा जी ने कहा सी होगा। ठीक है, अमूल, राजकुमार, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देखिए, देखते हैं सी। देखिए एस टी है लगातार, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ टी यू लगातार, यू से भी लगातार, भी से डब्ल्यू लगातार, तो अब डब्ल्यू आएगा और एक्स आएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आप लोगों ने सही में सही सही जवाब दिया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 2018 से पहले, कम से कम 2018 से पहले रेलवे में देखने को नहीं मिले थे। अचानक बच्चे के पास ये क्वेश्चन आया इस तरह से, यानी नयापन करने की कोशिश करी गई एएलपी के द्वारा। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो परेशान हो गए कि आखिर करवाना क्या चाहता है, आखिर इस क्वेश्चन का मंशा क्या है, ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है। तो भाई मेरे बड़ा ही सिंपल काम किया गया है। अब बोलोगे सर इसमें सिंपल काम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें सिंपल काम क्या है, आपको भी हंसी आ जाएगी। अच्छा देखते हैं, हमारे यहाँ अगर कोई समारोह वगैरह होता है, जैसे हम लोग सरस्वती पूजा का आयोजन कर लिए, लक्ष्मी पूजा का आयोजन कर लिए, तो अक्सर देखते हुए कि हम लोग एक बैच बनाते हैं बड़ा सा, कि हम लोग दिखें कि हाँ भैया हम इस संस्था के मेंबर हैं, बैच बनाते हैं। या अगर कहीं प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर कहीं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये व्यवस्था दिखा रहा है। तो ये व्यवस्था पुस्तक को नहीं दिखा रहा है, यह व्यवस्था मुलाकात को नहीं दिखा रहा है,
यह व्यवस्था शादी को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि शादी में हम बैच लगाकर नहीं घूमते हैं, शादी में हम कप नहीं गिफ्ट करते हैं, शादी में हम फर्स्ट दुल्हा कौन होगा, सेकंड दुल्हा कौन होगा, थर्ड दुल्हा कौन होगा नहीं करते हैं। तो ये सब किसमें करते हैं, तो उत्सव यानी सेलिब्रेशन में करते हैं। ठीक है, पूजा कर रहे हैं, बैच लगा रहे हैं, या कोई संस्था में किसी चीज का आयोजन कर रहे हैं तो उत्सव मना रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, नाश्ते की व्यवस्था हो रही है यानी उत्सव मना रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जा रहा है यानी उत्सव के रूप में उसको, यानी कि किसके रूप में, तो सेलिब्रेशन के रूप में अपना रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब जिस बच्चे ने इसको क्रैकआउट कर लिया उसको 1 नंबर मिल गया, और जो बच्चे ये सोचने में लग गए भाई ऐसा नन भड़वल का रीजनिंग तो हम कहियो देखवे नहीं किए थे, तो जब देखवे नहीं किए थे तो गया काम से उसका 1 नंबर। तो यहां हम लोग को देखना नहीं है, तो इस बार भी मेरा मनसा है एलपी का डिस्कशन आप लीजिएगा सर जी। अभी तो बाबू एलपी का डिस्कशन मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपकी बात मानी जाएगी और कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन 1 या 2 सेट मैं भी लूं। ठीक है दिनेश जी, तो देखिए इस बार भी ऐसा हो सकता है बच्चा कि कुछ बिल्कुल नया क्वेश्चन कर दे, यानी जो पहले आपने नहीं देखा हो, लेकिन इस बार वैसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए जब रीजनिंग सिर्फ पढ़ो नहीं, रीजनिंग को सीखो, इससे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ते हैं, आपकी आईक्यू बढ़ती है रीजनिंग सीखने से। लेकिन आप जब रीजनिंग पढ़ते हो तो एक लिमिट में फंसते हो, रीजनिंग को सीखने की कोशिश करो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आ गई ना तो फिर आप कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को तार तार कर दोगे। जैसे मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चंस को मुझे बनाकर दिखाओ। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। गुड इवनिंग बाबू। गजानंद यादव जी बी, अमृतराज। अभी एलपी की बैच मिडिल में चली गई है, ठीक है, तो अभी डेट एक अनाउंस कर लेने दीजिए, जब डेट अनाउंस करेगा ना तब एक क्रैश कोर्स दूंगा। अभी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो ना हमसे, मैंने कमिट किया था ना कि एग्जाम का समय नजदीक आएगा मैं आ जाऊंगा यूट्यूब पे। लीजिए एग्जाम का समय जैसे ही नजदीक आया, मैंने सारे काम को खत्म करके अभी शेड्यूल अपनी खत्म की है शाम वाली क्लास, और बोला कि शाम को अब मैं फ्री हो चुका हूं तो अब बच्चों के लिए आ जाता हूं। 1.5-2 महीना 2.5 महीने बचे हुए एग्जाम को, तो अभी से आप लगातार यूट्यूब पे रहो ना बाबू, आपको यहाँ से बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए बी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा फास्ट आंसर दिया आप लोगों ने। चलिए समझते हैं। अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, यानी अपार्टमेंट का एसोसिएशन बना हुआ था, उस एसोसिएशन ने क्या शुरू किया, स्वच्छ भारत, अपने शहर को साफ रखे। अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अक्सर ऐसा देखते होंगे कि हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, कोई मोहल्ले का एक लीडर निकल करके आता है कि भैया स्ट्रीट लाइट खराब हो गया है जी, चलो सब लोग मिलकर के स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, या मोहल्ला हमारा गंदा रहता है, चलो सब लोग मिलकर के सफाई करते हैं। इस तरह के लोग आपको अक्सर मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से अपार्टमेंट की कोई श्रृंखला होगी और उस अपार्टमेंट का कोई एसोसिएशन होगा, उस एसोसिएशन ने स्वच्छ भारत शुरू कर दिया। तो सारे लोगों को मीटिंग में बुलाया होगा और बोला होगा कि हम लोग अपने शहर को साफ रखते हैं, हम लोग स्वच्छ भारत को अंजाम देते हैं। लेकिन वहां रहने वाले जो निवासी थे ना, उस अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने इस अभियान में ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाई ही नहीं। आए, नाश्ता वगैरह किए, इस कान से सुने अगले कान से निकाल करके फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए, जैसे कि आम आदमी अक्सर किया करते हैं। तो वही घटना यहाँ पे घटित हुई कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, अपने शहर को साफ रखने वाला अभियान, उनके निवासियों द्वारा, तो उनके निवासी यानी अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई उनको। तो कहता है कि अजम्पशन लीजिए। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसी घटना हुई है तो ये तो समस्या है ना कि एसोसिएशन का वैल्यू नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ बात अपार्टमेंट को साफ रखने की नहीं हो रही थी, यहाँ बात शहर को साफ होने की हो रही थी, जिसके कारण निवासियों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी।
अगर अपार्टमेंट को साफ रखने की, जहां वो रहते हैं उसको साफ रखने की बात होती तो शायद वो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते। लेकिन सोचिए हम रह रहे हैं भिखना पहाड़ी एरिया में और हम गांधी मैदान को साफ करने की और पटना जंक्शन को साफ करने की बात करेंगे तो कोई भी आम इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इनकी ये योजना विफल हो गई थी। यानी पहला नंबर के विफलता का कारण क्या था कि उसने शहर को साफ रखने की बात करी थी, उसने अपार्टमेंट एरिया को साफ रखने की बात नहीं करी थी। तो ये कह रहा स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, जबकि यहाँ तो मुद्दा शहर का चल रहा है और यहाँ हम लोग अजम्पशन अपार्टमेंट का ले रहे हैं। तो स्टेटमेंट से अलग हट के अजम्पशन बाबू हम कभी भी नहीं लेते हैं, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। अजम्पशन से अलग हट के कभी भी हम स्टेटमेंट का अजम्पशन नहीं लेंगे। अब कहता है एसोसिएशन अभियान में असफल रही। हम ये बिल्कुल सोच सकते हैं ना कि सर जी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई एसोसिएशन को, यानी एसोसिएशन सफल में क्या रही, असफल रही। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया ये सही हो गया। देखिए केवल 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है बाबू ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। आजाद कुमार शाह जी, सर मेरा लेवल 0 है, अभी से प्रिपरेशन करे तो एलपी हो जाएगा सर, प्लीज बताओ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका कि सर मेरा लेवल अभी 0 है, ठीक है। अगर मैं अभी से तैयारी करता हूं, आजाद कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि अभी से अगर मैं तैयारी करता हूं तो एलपी हो जाएगा। तो बाबू स्पष्ट बातों से बता देते हैं, एलपी का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, एलपी का सिलेबस जो है वो थोड़ा बड़ा है। अगर आपकी तैयारी अभी 0 है तो समझो कि आप बिल्कुल इस बार प्रिपरेशन करो, जितना कोशिश कर सकते हो उतना करो। और जब एग्जाम देने जाओ तो पहले से माइंड सेट करके मत जाओ कि ये एग्जाम हमें निकालना है, ठीक है। बस इसलिए जाओ कि ये मेरी पहली एग्जाम है, अब देखते हैं जो होना है वो होगा। अगर उस दिन आपकी लक फेवर की और आपने जितनी तैयारी करी है अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन जिस सेक्टर की तैयारी आपने नहीं करी है वहां से अगर क्वेश्चन पूछ लिए गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जो बात है सो फैक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 0 है तो अभी से तैयारी नहीं करी जा सकती है। आप दिन रात एक कर दो, दिन भर का आप 12 घंटा 14 घंटा सेल्फ स्टडी अच्छे से करो, अच्छे से कोई क्लास ज्वाइन कर लो, बिल्कुल आपकी तैयारी हो सकती है। और अभी एलपी के बाद बहुत सारी वैकेंसियां पड़ी हुई हैं रेलवे में, और अब एलपी आपकी हर साल देने वाली है, जैसा कि कैलेंडर जारी कर रखा है। तो ये नहीं तो अगली बार, लेकिन लगे रहने से ही भाई साहब रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप अस्त्र को रख दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कहते हैं मंजिल नहीं बदलती, कारवां बदल जाते हैं। मंजिल नहीं बदलती, कारवां बदल जाते हैं। शौक के रास्ते में आकर जर्रा जर्रा बदल जाते हैं। यानी आपकी शौक ने आपके रास्ते चेंज कर दिए, आपका कारवां चेंज कर दिया और वहां आपकी मंजिल बदल गई। बड़ा सिंपल सा है। अब सोचिए किसी को इंजीनियर बनना था और उसकी दोस्ती डॉक्टर गन लोगों से हो गई, तब उसको डॉक्टरी में इंटरेस्ट आ गया तो वो आधे रास्ते इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते डॉक्टर बनने चला। तो ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, ना तो अच्छा डॉक्टर बन सका ना तो अच्छा इंजीनियर बन सका। तो एक जगह पे दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहिए और तब तक लगे रहिए जब तक चाहे आप टूट ना जाए और चाहे आप उसको तोड़ ना दे। यही 2 चीज होता है। अगर लग गया तो चाहे तोड़ देंगे चाहे टूट जाएंगे, उससे पहले पीछे लौट के नहीं आएंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। देखिए ये सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना रे, एकदम बउआ का झुंझुन्ना होता है। अब बोलोगे सर कैसे बउआ का झुंझुन्ना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को याद रखोगे, ठीक है। परछाई किसकी बन रही है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। परछाई जिसकी ओर बन रही है ना, आप मतलब उससे रखो। सुबह सुबह अगर दायां परछाई बने इसका मतलब आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो। सुबह सुबह बायां परछाई बने तो आप उत्तर में जा रहे हो। सुबह अगर आपके आगे परछाई बन रही है तो आप पश्चिम में जा रहे हो, और सुबह आपके पीछे परछाई बन रही है तो आप पूरब में जा रहे हो। मेरी बात को याद रखोगे। परछाई किसकी बन रही है उससे मतलब नहीं है, जिसकी ओर बन रही है हमको मतलब उससे रखना है, ठीक है। जैसे राम की परछाई अगर राम के दाईं ओर बन रही है तो राम से मतलब है, लेकिन यदि राम की परछाई मोहन के दाएं हाथ की ओर बन रही है तो अब राम से मतलब नहीं है, अब मोहन से मतलब है।
सुबह सुबह दाएं परछाई बनने का मतलब दक्षिण, सुबह सुबह बाएं परछाई बनने का मतलब उत्तर, सुबह सुबह आगे परछाई बनने का मतलब पश्चिम, और सुबह सुबह पीछे परछाई बनने का मतलब पूरब। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई पेन टच नहीं होगा, ऐसे ही बनेगा। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलकर आ रहे थे। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो वाई की अगर छाया एक्स के सामने पड़ रही है, यानी वाई के भी सामने पड़ रही है क्योंकि आमने सामने है, ठीक है। तो एक्स की छाया एक्स के आगे पड़ रही है, तो सुबह सुबह आगे पड़ने का मतलब है कि पीछे सूरज है, यानी पीछे पूरब है, तो वाई जा रहा है पश्चिम में। अब एक्स कहां जा रहा होगा, तो एक्स जा रहा होगा पूरब में। तो देख लो पूरब किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसके लिए हम लोग बाबू परफेक्ट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। ध्यान से देखो, एक सुबह क्या हुआ ना कि एक्स भी जा रहा था और उसके सामने से उस सुबह जो है वो वाई भी आ रहा था, ठीक है। अगर इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं इसको, तो एक्स का राइट हैंड नीचे जाएगा और एक्स का लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, जबकि यहाँ वाई का राइट हैंड ऊपर होना है और वाई का लेफ्ट हैंड नीचे होना है। यहां तक कोई समस्या? अब कहता है कि सर वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ रही थी, यानी वाई की परछाई एक्स के सामने बन रही थी। इसका मतलब सूरज चाचा जो हैं वो कहाँ हैं, तो वाई के पीछे हैं। और सुबह सुबह वाई के पीछे सूरज होने का मतलब ये डायरेक्शन पूरब वाली है और ये डायरेक्शन पश्चिम वाली है, ऊपर की डायरेक्शन उत्तर है और नीचे की डायरेक्शन दक्षिण है। तो अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो देख लो एक्स की दिशा ये है और ये दिशा पूरब है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखोगे, कहता क्या है, मोहन अपने घर से सीधा 6 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, पूछता है बताएं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। तो मोहन अपने घर से सीधा 6 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। बताएं कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा यदि अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गए। अब में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साउथ से राइट को लेफ्ट में बदल दो, साउथ से लेफ्ट में जाओगे ईस्ट होगा, ईस्ट इसके लिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, सर पीडीएफ 30 मिनट पहले दे दीजिए। ठीक है बाबू, कल से 30 मिनट पहले बिल्कुल आपकी पीडीएफ पहुंच जाया करेगी। ध्यान से समझो, मोहन अपने घर से सीधा चला 6 किलोमीटर, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके चलता है 6 किलोमीटर और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है। अब हम पाते हैं कि अंतिम दिशा में जाने के लिए वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो प्रश्न पूछे गए हैं कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो बाबू जब नीचे साउथ है तो ऊपर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, यानी शुरुआत में जब वो जा रहा था तो पूरब दिशा में जा रहा था। बस उतना से ही हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए सभी सी शक्तिशाली हैं और कुछ शक्तिशाली मानव है। तो जब सभी सी शक्तिशाली है और कुछ शक्तिशाली मानव है, तो सिंह का हिस्सा मानव हो भी सकता है या सिंह का हिस्सा मानव नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, तो सभी मानव सिंह है, हम ये 100% नहीं कह सकते। कुछ मानव सिंह नहीं है, तो हमने कहा था पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट मिलने पर कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब देख लो, दो निष्कर्ष गलत हैं, दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और सभी के साथ कुछ नहीं है, यानी ये या तो एक या तो दो में जाने वाला है। तो या तो एक या तो दो, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आइदर और के लिए बात याद रखोगे,
जब दो निष्कर्ष गलत हो जाएं, दोनों में एलिमेंट सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो तीन केस से आइदर और जाएंगे, कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, और सभी के साथ कुछ नहीं। तो यहां बाबू सभी के साथ कुछ नहीं था, इसीलिए ये आइदर और में चला गया। अब चलिए वेन डायग्राम वाले बच्चे देखिए, देखिए जितने भी सिंह थे, ये सभी के सभी सिंह जो थे वो शक्तिशाली थे, और कुछ शक्तिशाली क्या थे, तो मानव थे। अब कहता है सभी मानव सिंह हैं, हमें सभी मानव सिंह दिख ही नहीं रहे हैं, गलत। कुछ मानव सिंह नहीं है, मानव और सिंह के बीच में हम 100% नहीं कह सकते कि कुछ मानव सिंह नहीं है, तो यह भी गलत। अब जब सिंह और मानव के बीच में आईसी यानी इंटर कनेक्शन है, तो ये दोनों मिल भी सकते हैं या ये दोनों नहीं भी मिल सकते हैं, तो हमारा आंसर या तो एक या तो दो के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन ध्यान से देखोगे, देखिए ए का ई से क्या संबंध है, यानी हमें ए के बारे में जानकारी देनी है ई से जोड़कर। हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को बहुत आसानी से और सरलता से बनाते हैं। ए बी का भाई है, तो ए भाई है यानी लड़का है, और किसका भाई है, बी का, तो बी के पैरेलल। बी सी का पिता है, तो बी पिता है यानी लड़का है, और पिता हमेशा ऊपर होगा, तो सी के ऊपर। और डी का चाचा है, तो और का काम होता है दूर वाले के लिए, यानी बी जो है वो डी का चाचा है, तो बी डी का चाचा तब हो सकता है जब डी के कोई पिताजी हो और उनका भाई बी हो, तभी बी डी का चाचा हो सकता है। अब कहता है ई एफ की पत्नी है जो डी का पिता है, तो ई एफ की पत्नी है, इसका मतलब ये एफ है, और इसकी पत्नी कौन है, ई है, जो डी का पिता है, यानी एफ डी का पिता है। तो ए का ई से क्या संबंध, अब देखिए बी के साथ कौन जुड़ा, तो ये शख्स। अब इस शख्स को हम ए बना करके माइनस कर सकते हैं, ए के नीचे और इसके नीचे, अच्छा ये एफ है, तो हम ए नहीं बना सकते हैं, यानी बी का एक और भाई है जो एफ है, और उसकी पत्नी कौन है, ई है, और एफ और ई का बेटा कौन है या बेटी कौन है, डी है। पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो हम हो गए, मेरे पति हो गए, मेरे पति का भाई मेरा देवर हो गया, और मेरे देवर का भाई मेरा देवर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। अब बोलोगे सर क्या इतना सही में करना होता है, तो नहीं मेरे बंधु, इतना काम करने की आपको जरूरत नहीं है जब तक मैं खड़ा हूं। ध्यान से समझोगे, बड़ा ही आसानी से बनता है। ए का संबंध फाइंड करना है किसके साथ, ई के साथ, तो पहले ई पे जाओ, ई एफ की पत्नी है, तो ई जब एफ की पत्नी है तो एफ भी ई का पति होगा, और मेरा पति जो है ना वो डी का पिता है, यानी डी मेरा बेटा या बेटी है, और मेरे बेटा या बेटी का चाचा कौन है, तो बी है, तो बेटा और बेटी का जो चाचा होगा वो देवर होगा, और ए मेरे देवर का भाई है, तो देवर का भाई भी देवर होगा, यानी डायरेक्ट हम लोग वहीं से बना सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों क्वेश्चन ले रहा हूं रे, कुछ क्वेश्चन आपके एलपी से ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी से ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन अपना भी दे रहा हूं। देखिए ध्यान से समझोगे, बच्चों की एक पंक्ति में, तो ये रही बच्चों की पंक्ति, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख लो, ये रहा राइट हैंड और ये रहा लेफ्ट हैंड। तो बच्चों की एक पंक्ति में गीता संगीता के दाएं 10वीं है, यानी जहां भी संगीता होगी उसके दाएं अगर 10वें नंबर पे जाएंगे तो हमारी मुलाकात गीता से होगी, और मीना के बाएं को 8वीं है, और ये गीता जो है ना वो 8वीं है, किसके बाएं को 8वीं है, तो मीना के बाएं को 8वीं है। यानी प्रश्न के अनुसार देखें, सर वीडियो में मेरा पीछे चल रहा है, बाबू पीछे तो नहीं चलना चाहिए, बस 30 सेकंड पीछे चलते हैं। तो गीता जो है ना वो संगीता के राइट में 10वें स्थान पे है, और यही गीता जो है वो मीना के लेफ्ट में
8वें स्थान पे है। अब प्रश्न कहा गया, यदि उस पंक्ति में गीता का स्थान दोनों छोर से 21वां है, यानी अगर इस पंक्ति की बात करें तो गीता का स्थान इस साइड से भी 21 था और गीता का स्थान इस साइड से भी कितना था, 21 था। अब पूछता है बताएं संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना होगा, संगीता का स्थान बाएं छोर से कितना होगा। तो सोचने वाली बात है, संगीता से 10 स्थान आगे जाने पर गीता मिलती है, तो गीता से 10 स्थान पीछे आने पे संगीता मिलेगी। गीता का पोजीशन 21 है, तो 21 में से आप 10 स्थान पीछे चले आओगे तो 11 हो जाएगा, यानी संगीता का स्थान जो है वो 11 हो जाएगा बाएं छोर से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछता है 3 नीचे की सतह पर है तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंक होगा, ध्यान से समझोगे। इसमें 3 है क्या, 3 को 1 भी जानता है और 2 भी जानता है। अब ढूंढो कहीं और 1 2 है क्या, तो हाँ सर पहले वाले में है। 1 2 कॉमन हो गए और 3 का अपोजिट 4 हो गया। तो याद रखोगे जब भी 2 डाइस का कंपेयर करेंगे और 2 डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन दिखेंगे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, इसका अकेला 3, इसका अकेला 4, तो 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3 हो गया। देखिए 2 में अगर 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा और 12 में अगर 2 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा। फिर से 1 में 1 जोड़ दें तो 2 हो जाएगा और 3 में 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से 11 में 1 जोड़ दें 12 और 19 में 2 जोड़ दें 21, 13 में 1 जोड़ दें 14 और 9 में 2 जोड़ दें 11, 20 में 1 जोड़ लें 21 और 8 में 2 जोड़ लें 10। यानी पूरे सिस्टम में +1 +2 +1 +2 ही रन कर रहा है। तो देखिए तो 3 1 4 यानी पहला डी चाहिए, 8 2 10 यानी दूसरा जे चाहिए, 9 1 10 यानी तीसरा भी जे चाहिए, फिर 12 2 14 यानी 4 14 चाहिए, 4 1 5 यानी 5 चाहिए, 18 2 20 दोनों में है, 5 1 6 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, अच्छी क्वेश्चन है। रजनी का जन्मदिन 15 अगस्त को और सीता का जन्मदिन 25 जून को आता है, यानी सीता का जन्म पहले होता है और रजनी का जन्म बाद में होता है। ठीक है, अब कहता है यदि सीता का जन्मदिन बुधवार को था, यानी कि बाबू सीता का जन्म तो 25 जून को हुआ है, तो 25 जून को बुधवार है, तो जून 30 दिन का महीना होता है और 25 दिन खत्म हो चुके हैं, तो जून में 5 दिन बच गए, जुलाई में 3 दिन मिल गए क्योंकि 31 दिन का, और अगस्त में जब 15 है तो 7 दूनी 14 कट के 1 हो गया। 5 3 8 8 1 9 बटा अगर 7 करेंगे तो शेषफल जो है वो 2 बच जाएंगे। इसका मतलब है कि सीता का जन्मदिन जब वेडनेसडे को था तो वेडनेसडे में 2 दिन हम ऐड करेंगे तो थर्सडे छोड़कर फ्राइडे आ जाएगा, यानी शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4, तो डी 4, ओ 15 और जी 7 जोड़ देंगे तो 26 मिलेगा क्या। तो देखिए तो 1 14 1 15 और 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 35 और 10 45 और 45 और 5 50, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 + 14 + 9 + 13 + 1 + 12। अब सबको जोड़कर देख लो, 4 1 5 9 5 14 14 3 17 1 18 2 20 के लिए 0, हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो 50 हो गया। ठीक है, बस सर 2 मिनट। देखिए आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 9 आएगा क्या। इसी तरह पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16,
अगर दोनों को जोड़ दे तो 7 आएगा क्या? तो पूछता है सर रॉक के कुल मान का योग बताओ। ठीक है, तो देखिए आर के लिए 18, ओ के लिए 15, इसके लिए 0.3, इसके लिए 11। अगर इन दोनों को जोड़े तो 9, इन दोनों को जोड़े तो 6, इन दोनों को जोड़े तो 3 और इन दोनों को जोड़े तो 2। 9 6 15 3 18 18 2 20, यानी ये टोटल वैल्यू 20 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और कल फिर से हमारी मुलाकात होगी 20 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था। बैंक को क्या लिखा है? ZANQ लिखा है। अब बोलोगे सर ये किया क्या? तो ध्यान से समझो, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, K का अपोजिट P, +1 +1 +1 और +1, यानी अपोजिट करने के बाद +1 ऐड कर दिए गए। तो देखिए किसका चाहिए? स्टार का चाहिए, S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, A का Z, R का I। अब सबके साथ क्या कर लो भैया? तो +1 कर लो। जब +1 करोगे तो 8 1 9 हो गए, 7 1 8 हो गए, 26 और 1 27 हो गए और 9 1 10 हो गए, यानी IHAJ चाहिए। IHAJ ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बच्चे क्लास कैसी लगी बताओगे और कल कोशिश करोगे कि बिल्कुल टाइम से PDF लेकर के क्वेश्चंस को बना लोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो कल हम लोग फिर 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, गुड नाइट सभी बच्चों को।